तो लेट अस स्टार्ट। आज हम करते हैं, पहले एक ग्राफ देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलम फोर्स के लिए एक ग्राफ। ग्राफ बिटवीन F and R, और यू कैन से ग्राफ बिटवीन E and R। E और F दोनों एक ही चीज है। कैसे एक ही चीज है, याद है किसी को? E और F दोनों एक ही चीज है, यानी कूलम फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही चीज है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। एक ही बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स ही है, बस क्या डिफरेंस होगा कि वहां पर चार्ज, पार्टिकल का चार्ज 1 कूलम ले लिया जाएगा। 1 कूलम ले लेने से E इक्वल टू F आ जाता है। इसका मतलब ये है कि ग्राफ E और F दोनों के लिए सेम ही होगा। जैसे कि फोर्स अगर हम लिखते हैं तो क्या आता है, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हमने Q1 की जगह कैपिटल Q लिख दिया, Q2 की जगह स्मॉल q। ये है तुम्हारा Q1 और ये है Q2। तो ये कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने फोर्स लिखा। तो इट मींस कि F इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। हमें F और R का रिलेशन देखना था। इसी तरह से अगर हम फोर्स की बजाय लिखना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं तो क्या आता है? अगर हमने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस r, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने निकाली थी। तो क्या आई थी वैल्यू? K Q बाय आर स्क्वायर, ये वैल्यू आई थी। इट मींस कि चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखो और चाहे फोर्स की वैल्यू देखो, बोथ आर प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड भी 1 बाय आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और फोर्स की वैल्यू भी अगर देखें तो वो भी 1 बाय आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इट मींस अगर हम ग्राफ बनाएं इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के लिए, तो ग्राफ कैसे होगा? ये हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। एक्स एक्स नहीं, इधर हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस में ले लेते हैं आर, यानी डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज, और इधर ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फोर्स, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों एक जैसे ही आएंगे। तो अगर आप ग्राफ बनाते हैं विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस तो इस तरह का ग्राफ आएगा। ये ऐसा ग्राफ आएगा। इसका मतलब कि जैसे जैसे r बढ़ेगा, 1 बाय आर स्क्वायर है ना इधर, E प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर, r की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कह लो या फोर्स कह लो, क्योंकि इसमें भी 1 बाय आर स्क्वायर है, तो जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ेगी ये वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों ही डिक्रीज होती चली जाएगी। जैसे कि अभी देखो यहाँ एक एग्जांपल दिखाते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल। डिस्टेंस अगर बढ़ा दिया जाए तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही घट जाते हैं। सब लोग अपना स्पीकर बंद कर दें। तो देखो इधर, मान लो कि पहले फोर्स या कह लो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, K Q बाय आर स्क्वायर था। अगर R को डबल कर दिया, इफ R इज डबल्ड, R को अगर डबल कर दिया तो नया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मान लो E1 था, तो नया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? K Q बाई 2 आर स्क्वायर। R को हमने डबल कर दिया ना, तो कितना हो गया? 1 बाय 4
के क्यू बाई आर स्क्वायर, और के क्यू बाई आर स्क्वायर इस वाले इक्वेशन से कंपेयर करो तो वो E1 की वैल्यू थी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया E1 बाई 4, मतलब पहले E1 इलेक्ट्रिक फील्ड था और अभी E1 से घटकर हो गया E1 बाई 4, यानी कि 1/4 रह गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर R की वैल्यू और ज्यादा हम बढ़ा दें, और ज्यादा अगर R की वैल्यू हमने बढ़ा दी तो क्या होगा, मान लो कि R की वैल्यू हमने ट्रिपल कर दी, पहले से बढ़ाकर ट्रिपल कर दी। इफ R इज ट्रिपल्ड, अगर R को ट्रिपल कर दिया तो नया इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारा के क्यू बाई 3R स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा के क्यू बाई 9R स्क्वायर, यानी कि 1/9 ऑफ E1, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अब E1 का 1/9 रह गया। देखो E1 की वैल्यू ये थी, हमने R को डबल किया तो हो गया E1 बाई 4, ट्रिपल कर दिया तो हो गया E1 बाई 9। इट मीन्स जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटती जाएगी। मतलब अगर तुम्हारा सोर्स चार्ज यहाँ पर था, ये सोर्स चार्ज था यहाँ, और सोर्स चार्ज से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, ये मान लो सोर्स चार्ज था O पॉइंट पर, इससे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी घटेगी। ये मान लो P पॉइंट था, ये R था, तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E इतनी थी के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे E की वैल्यू घटती चली जाएगी, और ये इस तरह का ग्राफ आ जाएगा। ये जो यहाँ पर ग्राफ बनाया गया है, ये ग्राफ क्या है, E प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। बट यहाँ पर देखो जरा, इस जगह पर, इस जगह में देखें कि ये जो ब्लू लाइन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, ये यहाँ पर टच नहीं होता है, ये R की वैल्यू में टच नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो कभी नहीं होगी, भले ही घट रही है, इधर बढ़ते 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 इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और घटती जाएगी और घटती जाएगी, लेकिन कभी भी टच नहीं होगी। बिकॉज टच होने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, जो कि कभी नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होगा, जब R इंफिनिटी हो जाएगा, एट R इंफिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड तभी जीरो होगा जब R इंफिनिटी पर होगा। ठीक है, तो ये छोटा सा डिस्कशन था। अभी और एक क्वेश्चन करते हैं जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ये बात पता चलेगी, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी जीरो नहीं हो सकता। सोर्स चार्ज यहाँ रखा है, उससे R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है और ये इंफिनिटी पे जाके जीरो होगा, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी जीरो होगा ही नहीं। तो इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं तो समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो भी हो सकता है। तो देखो हमने एक एग्जांपल अब लेंगे हम, यहाँ पर एक हमने चार्ज पार्टिकल रखा, ये एक एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल, और यहाँ रखा हमने एक चार्ज पार्टिकल को, यहाँ एक चार्ज पार्टिकल रखा और इस पर सपोज चार्ज है प्लस क्यू, और इस चार्ज पार्टिकल से कुछ डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज पार्टिकल रखा, मान लो ये दूसरा चार्ज पार्टिकल हो गया, और इस पर चार्ज है सपोज +4Q, इस पे +4Q चार्ज है, और दोनों चार्ज पार्टिकल को मिलाने वाली ये लाइन है, ये लाइन हो गई। तो हमें ये बताना है, ये मान लो रखा है A पॉइंट पर और ये रखा गया है B पॉइंट पर, और इनके बीच में डिस्टेंस है मान लो R डिस्टेंस है। तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ ए बी लाइन के बीच में कोई ऐसी जगह बताओ जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। फाइंड ए पोजीशन on the line joining plus Q and +4Q where electric field is
जीरो, ऐसी जगह बताओ जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्कूल के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम एक पॉइंट P मान लेते हैं और मान लेते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज सपोज जीरो। तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होगा, अब इस बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो, ये तुम्हारा जो प्लस Q वाला चार्ज है, ड्यू टू दिस चार्ज एट पॉइंट P, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहाँ पर देखें, ये प्लस क्यू है, ये P पॉइंट है, तो अवे फ्रॉम द चार्ज यानी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इस डायरेक्शन में फर्स्ट वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड आया E1। इसी तरह से प्लस 4Q वाले का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें P पॉइंट पर, तो वो भी अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, यानी इस डायरेक्शन में होगा E2। इट मींस P पॉइंट पर दोनों चार्ज पार्टिकल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शंस में आ रहा है। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स का मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए, अपोजिट डायरेक्शन तो है ही, और मैग्नीट्यूड भी अगर सेम हो जाए, तो P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इसमें यूज करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा देखें। तो P पॉइंट की पोजीशन बतानी है, यहाँ लिखा है ना फाइंड ए पोजीशन। तो P पॉइंट की पोजीशन कैसे बताई जाए, देखो। तो P पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए हमने मान लिया कि जो फर्स्ट वाला चार्ज पार्टिकल था यानी कि A, उससे P पॉइंट की डिस्टेंस सपोज x है, यहाँ से इस वाले से P पॉइंट की डिस्टेंस है x। तो फिर P पॉइंट की डिस्टेंस B से कितनी रह गई, ये हो जाएगी r माइनस एक्स। क्लियर है सबको, A से P की डिस्टेंस है x, तो इधर पूरा डिस्टेंस r था, तो P से B का डिस्टेंस हो गया r माइनस एक्स। तो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अब लिखते हैं इसी x डिस्टेंस के बेसिस पर। तो क्या आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q, प्लस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर कितना आएगा, K Q बाय एक्स स्क्वायर। देखो P पॉइंट का डिस्टेंस A से कितना था x, तो हो गया K Q बाय एक्स स्क्वायर। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज प्लस 4Q। ये हमने Q और 4Q वैल्यू जानबूझ कर लिए हैं जिससे कैलकुलेशन आसानी से हो जाए, अदरवाइज कोई भी वैल्यू हो सकती है, जरूरी नहीं कि Q और 4Q ही हो। तो E2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, K Q बाय R माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिख लिए। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें पता है कि E1 E2 अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए तो वो कब होगा, जब दोनों का मैग्नीट्यूड जीरो हो। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P विल बी जीरो इफ, कब जीरो होगा, इफ E1 इज इक्वल टू E2, यानी E1 और E2 का मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो तो जीरो हो जाएगा। तो हम इसको वेक्टर हटाकर ऐसे भी लिख सकते हैं E1 इक्वल टू E2। तो अब दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो क्या आएगा, K Q बाय 4x स्क्वायर इक्वल टू 4x नहीं, कुछ गलत कर दिया, K Q बाय एक्स स्क्वायर नॉट 4x। और इधर क्या आ जाएगा, K, कुछ गलती हुआ है, E2 की वैल्यू लिखने में गलती हुई है। E2 की वैल्यू में चार्ज की वैल्यू थी 4Q नॉट Q, यहाँ पर था 4Q। और एक इम्पोर्टेंट बात देखा, हमने यहाँ चार्ज का साइन नहीं लिया है बिकॉज हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, तो E1 इक्वल टू E2 कर देंगे, K इंटू 4Q इधर हो गया, इधर हो गया R माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते समय क्या देखते हैं कि K डिवाइड हो जाता है, Q डिवाइड हो जाता है,
और क्या मिलता है 1/x² इज इक्वल टू 4/r - x²। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो r-x² इक्वल टू 4x²। अब आगे सॉल्व कैसे करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर रूट करेंगे। तो स्क्वायर रूट करने से क्या आएगा, r-x² इक्वल टू स्क्वायर रूट कर दिया है तो इधर हो जाएगा r-x और इधर क्या हो जाएगा +-2x। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब इसको आगे सॉल्व करना है। इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर करते हैं इधर। तो पहले हमने क्या ले लिया, r-x इक्वल टू +2x लिया, +2x। तो सॉल्व करने से देखो x की वैल्यू क्या आएगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, बोलो कोई। r इक्वल टू 3x, तो x इक्वल टू क्या आया r/3। x x इक्वल टू आ गया क्या, r/3 आ गया, ये आ गई एक वैल्यू आ गई x की। अब जरा दूसरी वाली वैल्यू लेकर सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। b r-x इक्वल टू -2x, तो क्या मिलेगा, बोलो क्या आएगा, r इक्वल टू -x, यानी कि x इक्वल टू -r। ये दो वैल्यूज आ गई। अब हमें ये चेक करना है, ये जो दो वैल्यूज आई हैं इनमें से कौन सी वैल्यू, ये जो डायग्राम दिया गया है, जो पोजीशंस दिए गए थे ए और बी चार्ज पार्टिकल के, उन दोनों पर इनमें से कौन सी वैल्यू एप्लीकेबल है। हो सकता है कोई वैल्यू एप्लीकेबल हो ही नहीं, हो सकता है एक वैल्यू रिजेक्ट हो जाती हो। तो अब हमें चेक करना है इसी बात को कि कौन सी वैल्यू यहाँ पर एप्लीकेबल है और कौन सी एप्लीकेबल नहीं है। देखो ये काम, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है इस क्वेश्चन का। कैलकुलेशन तो इजी था, ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि कौन सी वैल्यू इसमें एप्लीकेबल है। कई बार ऐसी वैल्यू आ जाती है जो एप्लीकेबल होती ही नहीं। देखो अभी बताते हैं कैसे होगा। तो ये हमारा डायग्राम था। यहाँ पर ए चार्ज पार्टिकल था और यहाँ पर दूसरा चार्ज पार्टिकल था बी, ये था, और इनके बीच में ये डिस्टेंस था यहाँ पर। अच्छा, और एक इम्पोर्टेंट बात, जब r की वैल्यू आ गई है, सॉरी x की वैल्यू जब आ गई है r/3 और r, तो हमें ये भी बताना पड़ता है कि जो r/3 डिस्टेंस है वो कहाँ से है, मतलब कौन से वाले चार्ज पार्टिकल से। खाली x इक्वल टू r/3 बोलने से आंसर नहीं होगा, तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि a चार्ज पार्टिकल से r/3 डिस्टेंस पर ऐसा पोजीशन होगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ठीक है, इस तरह से आंसर बताया जाएगा। खाली x इक्वल टू r/3 कर देने से नहीं होगा, बिकॉज हो सकता है कोई सॉल्व करे तो x मान लो इधर से ले लिया उसने, b से ले लिया तो इधर वाला r-x हो जाएगा। ठीक है, तो किधर से x लिया है ये फाइनली आंसर में तुमको बताना पड़ेगा। ठीक, तो हमारा आया x इक्वल टू r/3 और x इक्वल टू -r। तो जरा ये दोनों पोजिशंस देखे जाएं कहाँ कहाँ पर होगा। तो x इक्वल टू r/3 ये हमने यहाँ से माना था x इक्वल टू 0, ये था x इक्वल टू 0 और ये आ गया x इक्वल टू r/3। ठीक है, तो एक वैल्यू तो क्लियरली समझ में आ रही है कि दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में एक पी पॉइंट है जो x से r/3 डिस्टेंस पर है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। लेकिन ये वाली जो वैल्यू है x इक्वल टू -r, इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 0 से लेफ्ट साइड में r डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस क्या था, ये डिस्टेंस था r। अब इतना ही डिस्टेंस इस तरफ जाओ, मान लो कि यहाँ पर आ गया C पॉइंट पर, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ऐसा कैलकुलेशन से आया है। बट ये बात सचमुच में सही है कि नहीं वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो कैसे चेक होगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा कि नहीं, कैसे चेक होगा। देखो ये +q का इलेक्ट्रिक फील्ड C पॉइंट पर अगर देखें, C पॉइंट पर फर्स्ट वाले चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड,
तो किधर को आएगा? देखो किस तरफ आएगा, कोई बोले? सी पॉइंट पर फर्स्ट वाले इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सी पॉइंट पे किधर आएगा? अवे फ्रॉम द चार्ज, इस डायरेक्शन में आया। सी की तरफ। हाँ E1 आया, सी की तरफ नहीं, सी पॉइंट्स को रेफरेंस मानकर बताना है। सी पर तुम्हें पहले पहुंच जाना है, ठीक है, फिर वहां खड़े होकर देखना है कि किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, ए से सी की तरफ ऐसा नहीं बोलेंगे, सी पॉइंट पर ए से अवे डायरेक्शन में ऐसे बोलना है, ठीक है। अब इसी तरह ये वाला जो पार्टिकल था +4q, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखें सी पॉइंट पर, सी पर पहुंच गए और अवे डायरेक्शन में, यानी वो भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है। आ रही बात समझ में? और पी पॉइंट पे क्या होता था, फर्स्ट वाले का अवे डायरेक्शन में बनाया तो इधर आया, सेकंड वाले का अवे डायरेक्शन में बनाया तो इधर आया। यहाँ E1 और E2 अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे थे, बट इस जगह पे देखो E1 और E2 दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में आ गए, तो सेम डायरेक्शन में आने से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का सम हो जाएगा। और अगर मैग्नीट्यूड का सम हो जाएगा तो फिर जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होने का कोई चांस ही नहीं है। जबकि पी पॉइंट पर क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E1 और E2 का डिफरेंस हो जाता है, यानी कि घट जाता है। आई बात समझ में? तो हमारे पास दो वैल्यूज आए थे उस पॉइंट के पोजीशन बताने के लिए जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो उन दो पोजीशंस में एक सही निकला और एक गलत निकला, यानी वो इस केस में एप्लीकेबल ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया डिस्कशन? अब ऐसा ही हम करते हैं, इसमें हमने दोनों पॉजिटिव लिए थे, हम क्या करते हैं, एक पॉजिटिव ले लेते हैं और एक नेगेटिव। देखो एक चार्ज पार्टिकल को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, सपोज ये वाले को हमने ले लिया पॉजिटिव, इसको हमने पॉजिटिव ले लिया, सपोज कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं, +q ले लेते हैं। और दूसरा वाला जो था, दूसरा चार्ज पार्टिकल हमने ले लिया, मान लो यहाँ पर, और इस पर चार्ज है सपोज, इस पर माइनस चार्ज ले लेते हैं, इस पर ले लेते हैं माइनस चार्ज, -4q ले लिया, ठीक है। और ये इन दोनों को मिलाने वाली लाइन है। अब क्वेश्चन वही है सेम कि इस लाइन ए बी लाइन पर ऐसा पॉइंट पता करो कि जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। तो ए बी लाइन पर पता करना है, तो लाइन खाली यहीं पर नहीं है, ये इसको भी ए बी लाइन ही माना जाएगा, ये भी ए बी लाइन ही, इस पूरी लाइन पर कहीं पता करना है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो कैलकुलेशन उसी तरह से होगी जैसे अभी इस वाले क्वेश्चन में करी गई थी। क्या किया गया था, कोई एक पॉइंट अज्यूम कर लेंगे, मान लो यहाँ पर हमने एक पॉइंट अज्यूम कर लिया पी पॉइंट, और यहाँ पर बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो कैसे जीरो होगा, इधर से मान लिया x डिस्टेंस, तो इधर क्या हो जाएगा r-x। तो बिल्कुल सेम टाइप से कैलकुलेशन कर लेंगे जैसे उसमें किया था, ठीक है। तो यहाँ भी देखो q हमने लिया है, यहाँ 4q लिया है, तो अल्टीमेटली कैलकुलेशन करके सेम वैल्यूज ही आ जाएंगे जो पहले आए थे। तो क्या वैल्यूज आए थे, दो वैल्यूज आए थे हमारे पास, x = r/3 एंड x = -r। अब तुम्हें इन दोनों में से चेक करना है कि कौन सी वैल्यू इस केस में एप्लीकेबल होगी, ठीक है। तो x = r/3, यहाँ हमने x = 0 अगर माना तो x = r/3 यहाँ पर आ गया। तो P पॉइंट पर देखो पॉजिटिव वाले का सोर्स चार्ज P पॉइंट पर अवे डायरेक्शन में बनाया तो इस तरफ आया E1, और -q वाले का P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया तो टुवर्ड्स द चार्ज, यानी इस तरफ आएगा, ये इस तरफ आ गया E2। तो देखो E1 E2 दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए, तो क्या P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? सेम डायरेक्शन में आने से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? नो सर। नहीं। ठीक है, इट मींस इस वाले केस में ये x = r/3 वाली वैल्यू एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब -r वाले, -r वाला किधर होगा, यहाँ पर तो था +q और यहाँ पर था -4q, तो -r किस तरफ आएगा, -r आएगा इस तरफ, यहाँ कहीं पर आएगा, मान लो यहाँ पर आया C पॉइंट पर आया -r, ये है x = -r।
तो सी पॉइंट पर चेक करके देखो क्या ये वैल्यू एप्लीकेबल है। तो देखो सी पॉइंट पर प्लस क्यू वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज इधर आया E1, और माइनस 4Q वाले का सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज यानी इस तरफ आया E2। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, सी पॉइंट पर इक्वल टू माइनस आर पर E1 और E2 अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में जब आते हैं तभी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो होना पॉसिबल है, यानी कि इस वाले केस में x इक्वल टू माइनस आर वैल्यू एप्लीकेबल है और x इक्वल टू आर बाई 3 वैल्यू प्लस आर बाई 3 वैल्यू एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। अगर दोनों नेगेटिव होते तो, अगर दोनों ही नेगेटिव होंगे तो क्या होगा, मान लो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है ये और यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, चलो इसको माइनस क्यू ले लिया, इसको माइनस 4Q ले लिया, जिससे कि सेम वैल्यूज फिर से आ जाए, ये A ये B। तो एक वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू आर बाई 3 और दूसरी वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू माइनस आर। तो आर बाई 3 तो यहाँ पर होगा। तो देखो दोनों नेगेटिव हैं, अब बताओ जरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, माइनस क्यू वाले का P पॉइंट सही होगा सर। टुवर्ड्स द चार्ज अवे, इधर आएगा और माइनस 4Q वाले yes, का टुवर्ड्स द चार्ज इधर आएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की पॉसिबिलिटी है। बट yes, माइनस आर वाले पोजीशन पर देखो, माइनस आर वाले पोजीशन पर क्या होगा, यहाँ पर सी पॉइंट पर माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज इधर आया और माइनस 4Q का इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज वो भी इधर ही आ गया, यानी कि इस केस में भी x इक्वल टू माइनस आर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर क्वेश्चन बनाया गया है। इसी तरह का क्वेश्चन सेम क्वेश्चन होगा, खाली डिफरेंस क्या होगा, क्या बोल दिया जाएगा कि और एक चार्ज पार्टिकल है, हमें इसको कहीं पर रखना है जिससे कि इस पर नेट फोर्स जीरो हो जाए। ठीक है, आई बात समझ में। मान लो ये दो पार्टिकल पहले से ही रखे हुए हैं ए और बी पोजीशन में, और एक चार्ज पार्टिकल है, इसको कहाँ रखें कि इस पर नेट फोर्स जीरो हो जाए। तो सेम तरीके से ही सॉल्व होगा। तुम इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होगा ये तुमने पता कर लिया, तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वहां पर फोर्स भी जीरो होगा। क्यों, क्योंकि F इक्वल टू क्यू ई, जहाँ E जीरो है वहां Q से मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स भी जीरो ही आ जाएगा। तो सिमिलर वे में क्वेश्चन सॉल्व होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब कल से हम थ्योरी का और नया टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हर टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, वो टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। चलो ये ऐसे वाले क्वेश्चन देखना, तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में भी होंगे और जो एक्स्ट्रा बुक्स हैं वहां भी होंगे। तो वहां से इस टाइप के क्वेश्चंस को, इसको इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल्स बोलते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, बाय बाय।